और होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। काफी बार हमने डिस्कस किया है कि नर्व इम्पल्स की मैकेनिज्म जिस तरह से कि सबसे पहले जब दौरान अनस्टिमुलेटेड होता है तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से एटलीस्ट -55 मिली वोल्ट होगा। तो उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जिसकी वजह से आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब फकत एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, पर इसकी वजह से इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा या जैसे आप कहें डेंड्राइट टू एक्सन वही सिग्नल में कंडक्ट हुआ। अगर इसको जो -55 मिली वोल्ट वाला जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं मिलता है तो यू नो वेरी वेल उस पोटेंशियल को हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, और देन ऐसा जो है लाइक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी, कि यानी एक्शन पोटेंशियल फेल्स। तो यहाँ पे एक हमारे के अंदर टर्म इस्तेमाल हुआ है ऑल और नन रेस्पॉन्स के तहत ये एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म वर्क करती है। ऑल और नन रेस्पॉन्स मैकेनिज्म तहत एक्शन पोटेंशियल की मैकेनिज्म जो है वर्क करती है। किस तरह से? अगर जो है -55 मिली वोल्ट तक ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसको मिलता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और अलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा वो आगे जाएगा। अगर इसको जो है -55 मिली वोल्ट से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं मिलता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। इस मैकेनिज्म को कहते हैं ऑल और नन मैकेनिज्म। तो इस तरह से एक लफ्ज ये है, और दूसरा लफ्ज जो हम आगे आज की टॉपिक के हवाले से सीखेंगे, यू नो वेरी वेल, सबसे रिपीट भी कर लेते हैं। जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 वोल्ट स्टिमुलस मिला, थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस किया तो मोर सोडियम चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड न्यूरोलेमा कंडीशन इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, और वोल्टेज जो है +50 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। +50 मिली वोल्ट तक जैसे ही पहुंच गया तो इसके नतीजे में ये सोडियम चैनल जो है क्लोज हो जाएगी, पोटेशियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड ओपन होंगी, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस जो है बाहर जाते हैं। कंडीशन इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होने के बाद जैसे यू नो वेरी वेल -70 मिली वोल्ट तो पहुंचा है, पर इससे भी नीचे जो है ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल चला जाता है अप टू द इवन जो -90 मिली वोल्ट तक भी। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ये फिगर मुख्तलिफ है, किन जगहों पे -75 भी लिखा हुआ है, पर अप टू ये -90 मिली वोल्ट तक जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन के बाद इस वक्त देन जो है इस न्यूरॉन के अंदर फर्दर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं है। एक जिस तरह से यहाँ पे एक फेज होता है, इस फेज को कहते हैं रेफ्रैक्टरी फेज। ये हमारे बुक के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रेफ्रैक्टरी फेज। रेफ्रैक्टरी फेज का मतलब होता है कि एक ऐसा फेज होता है या टाइम या ड्यूरेशन जिसके अंदर एक जनरल टर्म है, फिजियोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है, या आर्गन हो या सेल हो, वही सेम रिपीटेड एक्शन ना कर सके। अब देखें ना, रिपीटेड एक्शन होगा, जब ये कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी उसके बाद एक अनदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। पर इस सिचुएशन में या इस फेज के अंदर एक वही सेम स्टिमुलस या जैसे आपका एक सेम जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस फेज को कहेंगे रिफ्रैक्टरी फेज कहेंगे। हमारे बुक के अंदर कोई डेफिनेशन इसके बारे में नहीं है, पर हम यहाँ पे जनरली इस तरह से डिस्कस करें कि रिफ्रैक्टरी फेज उससे फेज को कहते हैं जिसमें वही सेम इवेंट थोड़ी देर के लिए ना हो, यानी दूसरे लफ्जों में कि ये एक थोड़ा सा रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग स्टेट है, जिसके अंदर दो इवेंट्स होते हैं। कौन से दो इवेंट्स? एक तो ये -70 मिली वोल्ट वाली जैसे सिचुएशन ये रिस्टोर होनी है, प्लस में जो आयोनिक
कंसंट्रेशन है वो आरएमपी वाली होनी चाहिए, आयोनिक कंसंट्रेशन आरएमपी वाली होनी चाहिए। तो उसके लिए यू नो वेरी वेल, इधर सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करता है और आयोनिक कंडीशन जो भी वो आरएमपी वाली रिस्टोर हो जाती है, एज वेल एज जिस तरह से वोल्टेज भी है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो भी -70 मिली वोल्ट रिस्टोर हो जाता है। तो इस फेज को हम कहेंगे रेफ्रेक्टरी फेज, और इसके दौरान जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो ऑपरेट करता है। तो आज के दिन के हवाले से एक लफ्ज हमने सीखा कि ऑल और नन रेस्पॉन्स, और दूसरा जो टर्म है वो है रिफ्रैक्टरी फेज है, रिफ्रैक्टरी फेज। दो लफ्ज ये अभी जैसे हमने सीखे हैं, बाकी तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद जैसे ये एक अगर न्यूरॉन के अंदर एक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसके बाद वही जो सेम जो है सिग्नल या मैसेज है आगे इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन उसके अंदर जो है ये ट्रांसमिट होता जाएगा। एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वो सेम आगे इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरॉन वही सेम एक्शन पोटेंशियल आगे इस न्यूरॉन की लेंथ में जाएगा, जिससे हम कहेंगे प्रोपेगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जैसे ये एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन की जैसे मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्टिंग स्टेट थी, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, तो एक एक्शन पोटेंशियल। अब इस जैसा सेम रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल जो है थोड़ी थोड़ी लेंथ के अंदर अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा टिल एक्सॉन टर्मिनल ये जाएगा, और इस अमल को हम कहेंगे प्रोपेगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, प्रोपेगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। प्रोपेगेट हुआ है, जैसे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद ये पूरी लेंथ न्यूरॉन की है उसके अंदर ऐसा एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट हुआ है, प्रोपेगेशन propagation of nerve impulse, propagation of the nerve impulse। अब impulse जो एक जनरेट हुआ है वही सेम along the entire length of the neuron till the axon terminal वहां तक ये मैसेज जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ उसके बाद जैसे प्रोपेगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब यही करें जो आज हमने टर्म पढ़ा था ऑल और नो, ऑल और नन रिस्पॉन्स। अगर जैसे शुरू में स्टिमुलस इतना होता है कि जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -55 मिली वोल्ट हुआ, तो एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होगा और वही सेम एक्शन पोटेंशियल आगे मूव भी करेगा। इस वजह से हम इसे कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने इस चीज को सीखा होगा कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है वही सेम प्रोपेगेट होगा अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ न्यूरोलेमा और टिल द एक्सॉन टर्मिनल वहां तक कोई सेम मैसेज जाएगा। ठीक है, तो एक फर्दर एक न्यू पॉइंट पे आते हैं एसटीबी बुक के हवाले से। जैसे हमने एक इधर ऑल और नन रेस्पॉन्स लफ्ज सीखा, दूसरा लफ्ज है रिफ्रैक्टरी पीरियड सीखा है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड तो एसटीबी बुक की हेडिंग है 69 पेज पे, ठीक है ना, 69 पेज पे है। द एक्शन पोटेंशियल स्टेट्स is based on all or none method and has two possibilities. There will either be a full response, full response का मतलब होगा कि अगर -55 मिली वोल्ट तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचता है तो देन एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होगा और अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरोलेमा वो ही प्रोपेगेट होगा। एक सिचुएशन ये है, कंडीशन ये, या दूसरी कंडीशन ये है अगर -55 मिली वोल्ट तक वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं पहुंचता है तो देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। दो कंडीशन है, आइदर फुल रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज ऑल और नन रिस्पॉन्स एट ऑल फॉर एन इंडिविजुअल न्यूरॉन। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स कहते हैं। ये जनरल एक मेथड होता है, इवन मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से भी ऐसा ही ऑल और नन रिस्पॉन्स है जो हमारे इस न्यू बुक के अंदर ये टर्म मेंशन नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वर्किंग भी इसी तरह से होती है, ऑल और नन रिस्पॉन्स, आइदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फुली और नॉट, ऑल और नन रिस्पॉन्स के तहत। इस तरह से अनदर पॉइंट पे आप आए, डीपोलराइजेशन इफ स्टिमुलस इज नॉट मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू देन देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल स्टेट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, यू नो वेरी वेल,
at least minus 55 millivolt. If the stimulus is more than threshold value minus 55, इससे ज्यादा है, then it will generate a nerve impulse that will travel across the entire length of the neurolemma. तो होपफुली आपने इस टर्म को सीखा होगा कि ऑल और नन रेस्पॉन्स क्या है। आइदर न्यूरॉन के अंदर ये सिग्नल या मैसेज जो जनरेट भी होगा, आगे कंडक्ट भी होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अगर उसको मिलेगा तो आगे जनरेट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ऑल और नन रिस्पॉन्स कहते हैं। डीपोलराइजेशन तो हमने काफी डिस्कस कर लिया है। डीपोलराइजेशन में कोई अगर नई पॉइंट है तो मुझे बताएं। आई थिंक ये क्लोराइड आयन की होगी, क्लोराइड आयन की। हाइपरपोलराइजेशन के अंदर होगी शायद, इससे पहले क्लोराइड आयन की एक पॉइंट होगी। रीपोलराइजेशन के हवाले से होगी, बाकी नहीं है कोई। सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। टाइम जाया हो रहा है, हम आगे चलते हैं। क्लोराइड रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसका जो ड्यूरेशन आप नोट करेंगे बस, रिफ्रैक्टरी पीरियड की। ठीक है ना, ये एक टोकन टाइप का सवाल होगा। रिफ्रैक्टरी फेज इज द ब्रीफ फेज आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी एक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसके दरमियान छोटा सा एक वक्फा होता है, मुख्तसर, वो तकरीबन 2 मिलीसेकंड का होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेम्ब्रेन प्रिपेयर्स फॉर द कंडक्शन फॉर द नेक्स्ट फॉर द सेकंड स्टिमुलस आफ्टर रिस्टोरिंग द ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट दो हवालों से रेफरेंसेस है। ओरिजिनल स्टेट एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो आरएमपी जितना होना चाहिए, दैट इज माइनस 70 मिलीवोल्ट, और प्लस में आयोनिक कंसंट्रेशन वो भी सेम उस आरएमपी वाली होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट का मतलब जैसे आयोनिक कंसंट्रेशन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली भी होनी चाहिए, और प्लस में जैसे यू नो वेरी वेल वोल्टेज भी माइनस 70 मिलीवोल्ट हो तो उसे हम कहते हैं ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड यू नो वेरी वेल, एक ब्रीफ और बहुत ही छोटा सा मुख्तसर पीरियड 2 मिलीसेकंड का, उसके बाद देन जो है एक एक्शन पोटेंशियल जैसे वही सेम जो है प्रोपेगेट होगा या जनरेट होगा। ठीक है ना, तो ये इस रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर जैसे ओनली फ्यू, एक 2 ही मिलीसेकंड का टाइम जैसे होगा, जो है एक नया ही जैसे आप कहें एक्शन पोटेंशियल आगे नया पैदा होगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है ना, वो सोडियम पोटेशियम पंप वाली पॉइंट है, वो हमने पढ़ ली है। ये क्लोराइड आयन का रिफ्लक्स, ठीक है ना। इसी हाइपर पोलराइजेशन के अंदर एक टर्म है, एक थोड़ी सी मैकेनिज्म है, बिकॉज हमने तो अक्सर जो है सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में पढ़ा है। एक और भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, एक और वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोराइड वोल्टेज गेटेड चैनल, जिनके ऊपर भी जैसे माइनस चार्ज जो होती है। तो हाइपर पोलराइजेशन का टॉपिक है इस हेडिंग के अंदर, प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन का ओवरशूट। ओवरशूट हमारे बुक एसटीबी में तो लिखा गया है, पर एक्चुअली ये ओवरशूट नहीं है, ये अंडरशूट है। ठीक है ना, सही लफ्ज इसके लिए जो अंडरशूट है। एक ग्राफ जो हमने सीखा है, तो इसमें हम ओवरशूट और अंडरशूट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे ओवरशूट का मतलब ये होता है कि कभी कभार जैसे ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 50 से भी ज्यादा चला जाता है, प्लस 55, तो उसे हम कहते हैं ओवरशूट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवरशूट। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरशूट कहते हैं। अंडरशूट ये तब है जब जैसे इस पॉइंट को आप देखें, ये माइनस 70 मिली वोल्ट है, इससे भी नीचे जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, तो एक्चुअली ये अंडरशूट है। दिस इज कॉल्ड एज अंडरशूट, इससे हम कहते हैं अंडरशूट। और अंडरशूट तकरीबन जो है माइनस 90 मिली वोल्ट तक अंडरशूट होता है ये। और ओवरशूट का मतलब होता है कभी कभार जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लस 55 तक चला जाता है, होता है इस तरह से, प्लस 50 तक होता है, उससे भी ज्यादा। तो ज्यादा क्यों, जैसे अगर आप स्टूडेंट बताएं कि ये ज्यादा क्यों हुआ है,
किस आयन चैनल की ओपनिंग की वजह से, जैसे सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, सोडियम आयंस मूव इनसाइड द न्यूरॉन्स साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से और मजीद जो ये पॉजिटिव जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, तो इससे हम कहते हैं ओवरशूट कहते हैं। ये अंडरशूट की मैकेनिज्म है जिसके अंदर -70 से भी बिलो -90 मिलीवोल्ट तक आता है। दिस इज कॉल्ड एज अंडरशूट। इस पॉइंट इसे अंडरशूट कहते हैं। बट हमारा बुक केमिस्ट्री भी है, उसके अंदर जैसे ओवरशूट ही लिखा हुआ है, पर ये है एक्चुअली अंडरशूट है। The process of repolarization causes an overshoot. Actually ये undershoot है। In the potential of the cell, potassium continues to move out the cell। जैसे आपने ग्राफ के अंदर ये देखा कि ये जो पॉइंट है ये रिपोलराइजेशन के, इसमें पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं, पर मूव इतने ज्यादा जैसे हो रहे हैं। दूसरे लफ्जों में पोटेशियम चैनल लेट से क्लोज हो रहे हैं। पोटेशियम कंटिन्यूज टू मूव आउट थ्रू पोटेशियम चैनल। एक और फिनोमेना क्लोराइड आयंस की इनफ्लक्स हुई है। इनफ्लक्स की मीनिंग होती है मूविंग इनसाइड द न्यूरॉन। इनफ्लक्स का मतलब होता है जैसे इस कंडीशन में आप देखें पोटेशियम आयंस रिपोलराइजेशन में पोटेशियम आयंस जो है बाहर मूव हो रहे हैं। रिपोलराइजेशन के अंदर पोटेशियम आयंस बाहर मूव हो रहे हैं, और उसके बदले जैसे यहाँ पे क्लोराइड आयंस जो है ये जो ओपन हुए, क्लोराइड आयंस ओपन होने की वजह से ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल है। ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल है। इनकी मदद से जैसे क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे। तो यू नो वेरी वेल रिपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वापस -70 मिलीवोल्ट तक आ रहा है। तो यानी दो ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये रिपोलराइजेशन हो रही है। हमने एक ओवरऑल जनरल डिस्कशन में यही पढ़ा था कि पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे तो रिपोलराइजेशन। पर एक और भी इवेंट है जैसे क्लोराइड आयन की इनफ्लक्स की वजह से क्लोराइड आयंस जो है साइट्रोसोल के अंदर आएंगे, तो इसकी वजह से भी जैसे रिपोलराइजेशन थ्रू क्लोराइड चैनल्स, ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। देयरफॉर रेस्टिंग पोटेंशियल इज एक्सीडेड। एक्सीडेड का मतलब ये होता है कि जैसे यू नो वेरी वेल ये जो -70 मिलीवोल्ट से भी जैसे नीचे आ गया, एक्सीडेड exceeded, and the new cell potential becomes more negative -75 मिलीवोल्ट या अप टू -90 मिलीवोल्ट तक भी जैसे और भी ये नीचे तक आ सकता है। दिस इज अंडरशूट मैकेनिज्म। यानी एक रीजन जैसे रिपोलराइजेशन का है कि पोटेशियम आयंस जो है साइटोसोल से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, और दूसरा रीजन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोराइड आयन का इनफ्लक्स हुआ है जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होती है। इस वजह से इनसाइड एनवायरनमेंट अब जो है -70 और -90 मिलीवोल्ट तक हो रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ इस कंडीशन की वजह से है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप मिला के रिपोलराइजेशन के इवेंट को आप नोट करेंगे। तो इससे ज्यादा अब कोई नया टर्म नहीं है। अब हम एक नई हेडिंग पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ द जैसे नर्व इम्पल्स या उसकी वेलोसिटी पे हम डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी के हवाले से क्या है। वेलोसिटी के हवाले से दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक जैसे यू नो वेरी वेल नोड ऑफ रेनवियर, अगर आपको याद हो, जैसे शॉन सेल्स के दरमियान थोड़े से एक जोन पे एक गैप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और उस हवाले से हमने पॉइंट्स में पढ़ा है कि अगर ओनली एंड ओनली एक्सॉन है तो 5 to 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सिग्नल की कंडक्शन होती है। अगर नोड ऑफ रेनवियर के जरिए जैसे कंडक्शन होती है तो क्विकर और फास्टर होती है। हमारे बुक के अंदर 100 मीटर है, पर अप टू 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी जो है आगे फास्ट साल्टेटरी कंडक्शन, आपने एक लफ्ज सीखा भी होगा, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी लफ्ज का मतलब भी है जंप देना, जंपिंग की तरह नोड टू नोड जो कंडक्शन होती है तो जरा फास्टर और क्विकर होती है। एक ये और दूसरा है डायमीटर। दो चीजें हैं वेलोसिटी के हवाले से। वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल मस्ट ट्रैवल रैपिडली। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड टू वेज to increase the velocity of the nerve impulse. Velocity of the conduction is greater if the diameter of the axon is larger. एक diameter के हवाले से है, और दूसरी जो है
इफ द एक्सॉन इज माइलिनेटेड, यानी दो चीजें, अगर माइलिनेटेड है तो नोड ऑफ रेनवियर के जरिए, यू नो वेरी वेल, नोड ऑफ रेनवियर के जरिए ये साल्टेटरी कंडक्शन के जरिए फास्टर कंडक्शन होगी, जो हमारे एसटीबी बुक में लिखा हुआ है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इसकी वेलोसिटी होगी अप टू द 150 मीटर पर सेकंड। और दूसरा है डायमीटर, जितना डायमीटर जो बड़ा होगा उसके अंदर जो है वेलोसिटी कंडक्शन की जो सिग्नल की तेज होगी, जितना डायमीटर छोटा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी स्लो होगी एज कंपेयर टू लार्जर डायमीटर। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके जरिए इसका रीजन भी सीखते हैं। इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एक्सॉन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस। फिजिक्स का एक टॉपिक होगा, मे भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कंडक्टर के अगर दरमियान में जैसे कोई गैप है, स्पेस है, डायमीटर कम होगा तो उसकी वजह से जाहिर है अपोजिट फोर्सेस चार्जेस वगैरह होगी तो उसके कोलिजन के रेट जरा ज्यादा होंगे, तो इस वजह से जो कंडक्टर के अंदर तो इसकी स्पीड जो है कम होगी, तो सेम रूल अप्लाई होते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यही पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसको हम सीखते हैं एक इलस्ट्रेशन के जरिए। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन के जरिए, जैसे ये एक एक्सॉन है, उसका जो डायमीटर जैसे ये बड़ा है, इसका कंपेरेटिवली ये एक्सॉन है जिसका डायमीटर छोटा है, तो कई जैसे इसमें आयंस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होती है, तो उसमें जो है स्मॉल डायमीटर ऑफ एक्सॉन होगा तो इसमें जो है स्पीड जरा स्लो होगी, और लार्जर डायमीटर होगा उसके अंदर स्पीड तेज होगी। उसका रीजन ये है, resistance inside conductor is caused by the collision of the charged particles or electrons, charged particle or electron physics का topic है, with each other, while when the area of the cross section of the conductor is increased, the space between the charged particles will be increased। अब इन चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज है, ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि जाहिर है सिग्नल या जो कंडक्शन है ये क्विकर और फास्ट हो रही है। चार्ज पार्टिकल के दरमियान जैसे स्पेस ज्यादा है तो सिग्नल जैसे क्विक और फास्ट जो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है। अगर इनके दरमियान जैसे स्पेस कम है, डायमीटर कम है, स्पेस कम है, तो यकीनन जैसे ये एक्शन पोटेंशियल आगे जैसे मूव नहीं कर रहा है, इतना क्विकर नहीं कर रहा है चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जैसे कोलिजन की वजह से। तो ये वेरी एक सिंपल सा रूल है, अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, डायमीटर कम होगा तो स्पीड कम होगी। नंबर वन एक फैक्टर। नंबर टू, जैसे आपने माइलिन बारे में सीखा कि अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे तो स्पीड उसकी जो है जरा तेज होगी या फास्टर होगी। वेरी सिंपल सी पॉइंट है, कोई इसमें इतनी बड़ी लॉजिक वगैरह नहीं है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे हम आएंगे, दैट इज द सिनेप्स। टाइम है थोड़ा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही है, 5-10 मिनट होंगे, 5 मिनट होंगे। जैसे यू नो वेरी वेल कि फाइनली जैसे मैसेज या सिग्नल जो है पहले इलेक्ट्रो नेचर होता है, जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, और ये मैसेज है शुरू में पहले इलेक्ट्रो इन नेचर है, बाद में ये मैसेज केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे इस पॉइंट को हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब है ये। सिनेप्टिक नॉब के अंदर यू नो वेरी वेल काफी सारी वेजिकल्स होती है, और इन वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। वेजिकल के अंदर एक केमिकल होता है और उस केमिकल का नेम है न्यूरोट्रांसमीटर। इलेक्ट्रो मैसेज ये इस केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रो मैसेज ये केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होंगे। वेजिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है, वेरियस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक एक्साइटेटरी होते हैं और दूसरे इनहिबिटरी होते हैं। तो मैसेज जो होता है नर्व सिग्नल का वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर, बिकॉज केमिकल इज न्यूरोट्रांसमीटर।
जैसे ये एक न्यूरॉन है, बेल लग भी गया है तो थोड़ी सी आज इंट्रो ही लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये न्यूरॉन नंबर 1 है, इसका एक मैसेज न्यूरॉन नंबर 2 के पास जाता है। न्यूरॉन नंबर 2 है, या न्यूरॉन नंबर 2 हम इधर ऐड करें, या कोई इफेक्टर आर्गन, न्यूरॉन इफेक्टर आर्गन को भी मैसेज दे सकता है, और इफेक्टर आर्गन मसल सेल भी हो सकता है। तो हम कहेंगे ये मैसेज इस मसल सेल में आए, ये मैसेज इस न्यूरॉन में आए, तो किसी भी ऐसी पॉइंट या जगह जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो, या न्यूरॉन अपना मैसेज किसी इफेक्टर आर्गन या मसल को देता है, तो इसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। एक न्यूरॉन अपना मैसेज किसी दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, या न्यूरॉन अपना मैसेज किसी इफेक्टर सेल या मसल को देता है, तो इसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। तो किसी भी सिनेप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो जाहिर है ये भी एक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दरमियान में एक छोटा सा गैप है, फ्यू नैनोमीटर डायमीटर का गैप होता है, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कोई डायरेक्टली ये मेम्ब्रेन से टच नहीं होती है, पर थोड़ा सा एक गैप या स्पेस होता है। तो एक है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कल इस मैकेनिज्म को डिटेल में हम सीखेंगे, आज जस्ट कंपोनेंट्स नोट कर लें। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसी भी सिनेप्स के हवाले से अगर आप देखेंगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहां से वो सिग्नल या मैसेज आ रहा है, उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जिसका नेम है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दरमियान में एक फ्यू नैनोमीटर का एक गैप होता है, उसे कहेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। उसके बाद जैसे ये सिग्नल या मैसेज या दूसरे न्यूरॉन या मसल सेल की तरफ जाता है, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो किसी भी सिनेप्स के ये 3 कंपोनेंट्स होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगे जो आपकी एंट्री टेस्ट आएगी उसके अंदर, इसमें काफी सारे क्वेश्चन आने की चांसेस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और इस टॉपिक को सीखने की जरूरत होती है। सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, कल हम इसको डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल आपके पास ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कल हम इसको डिटेल में सीखेंगे। सी